नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम संसद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हमारी व्यवस्थापिका की तरफ बढ़ते हैं। व्यवस्थापिका मतलब आपकी क्या होती है? व्यवस्थापिका मतलब संसद। संसद के प्रमुख रूप से जो सदन होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का आपके सदस्य होता है राष्ट्रपति। ठीक है ना। व्यवस्थापिका आपके तीनों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन हम राष्ट्रपति हैं, वो आपकी कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो प्रमुख रूप से हम व्यवस्थापिका के अंतर्गत अपने संसद पढ़ेंगे और संसद के अंतर्गत दो अपने सदन है, ये सदन पढ़ेंगे। तो संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन आपके सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उनकी व्याख्या करने का अधिकार होता है, ये आपकी क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों, संस्थाओं को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है। सरकार के निम्नलिखित अंग होते हैं। देखो, सरकार है वो सरकार किसी देश के लोगों और संस्थाओं को नियंत्रित करने का काम करती हैं। देश के लोग हैं, देश की अपनी संस्थाएं हैं, उनको नियंत्रित और उनकी निगरानी रखने का काम कौन करती हैं? सरकार करती हैं। सरकार के निम्नलिखित अंग रहेंगे कौन कौन से? देखिएगा, सरकार के अंग में व्यवस्थापिका रहेगी, व्यवस्थापिका और साथ में कार्यपालिका रहेगी और न्यायपालिका रहेगी। कौन कौन रहेगा? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन कौन रहेगा? व्यवस्थापिका के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति रहेंगे, लोकसभा रहेगा और राज्यसभा रहेंगी। ठीक है। फिर कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी का पद, ये सारे आपके किसके अंतर्गत? कार्यपालिका के अंतर्गत। देखो, विधायिका क्या होती है? जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होती है, उसे विधायिका कहते हैं। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, आपके बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है, उसे विधायिका कहते हैं। विधायिका कौन होगी? विधायिका जनप्रतिनिधियों की सभा होगी जिसके पास देश के कानून बनाने का अधिकार होगा। और कानून बनाने के अलावा क्या हो सकता है? कानून बनाने के अलावा उसके पास हो सकता है विधायिका को कर बढ़ाने हैं, बजट बनाने हैं और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। वो किसके अंतर्गत आएंगी? वो आपकी विधायिका के अंतर्गत आएगी। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका होती है। इस व्यवस्थापिका का गठन दो स्तर पे होता है। कौन कौन से स्तर पर होगा? व्यवस्थापिका का आपके भारत में राज्य व्यवस्था में दो स्तर पे होगा, और वो होगा केंद्र और आपके राज्य में। अच्छा, केंद्र पे किस स्तर पर होगा? केंद्र में आपकी जो होगा व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका होगी, जिसे हम संसद कहेंगे। क्या कहेंगे? संसद कहेंगे। और जो राज्य स्तर पर आपकी व्यवस्थापिका होगी, उसे राज्य विधानमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? राज्य विधानमंडल कहेंगे। और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत भी आपके दो सदन होते हैं। कुछ राज्यों में ही दो सदन है, बाकी में मूल रूप से आपकी जो विधानसभा आप देखते हैं वो होती है, और उसमें राज्यपाल शामिल होता है। लेकिन हम केंद्रीय व्यवस्थापिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपके संसद होती है और संसद के प्रमुख रूप से दो सदन होते हैं, और एक संसद के आपके प्रमुख रूप से जो राष्ट्रपति है उनको भी आपके साथ में लिया जाता है। तो संघीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद का नाम दिया गया है। जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे क्या नाम दिया गया है? इसे आपके नाम दिया गया है संसद। क्या नाम दिया है? संसद। अच्छा, बिल्कुल। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। भारत में जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा है, इसे क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और जिसके पास अपने निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार होते हैं। कौन कौन से राजनीतिक अधिकार होते हैं? देश में कानून बनाने या विधि निर्माण का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास है। सबसे बड़ा अगर अधिकार किसी के पास है तो वो किसके पास है? संसद के पास है। संसद के द्वारा संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करती है। कौन? संसद। सरकार की समस्त निधियों पर संसद का नियंत्रण होता है। सरकार की जितनी अपनी निधियां होती हैं, इस निधियों पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक मामले हैं, किसी देश की राष्ट्रीय नीति है पर चर्चा करना है, बहस के लिए क्या होती है? संसद ही आपके सर्वोच्च संघ है। सार्वजनिक मामले हैं, किसी देश की राष्ट्रीय नीति है, उस पर चर्चा करनी, उस पर बहस करना, तो संसद ही क्या? सर्वोच्च संघ होगा। कौन होगा भाई साहब? सर्वोच्च अंग संसद होगा। कौन होगा? संसद होगा। विभिन्न देशों की व्यवस्थापिकाओं के नाम देखें
तो भारत में जो व्यवस्थापिका है उसे हम संसद के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन में जो आपकी संसद है उसे हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। अमेरिका में जो संसद है, अमेरिका में जो व्यवस्थापिका हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कांग्रेस के नाम से जानते हैं, समझे ना? अरे कांग्रेस, पार्लियामेंट, संसद, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। और फिर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में इसे किस नाम से? बुंडेस्टाग कहते हैं। बुंडेस्टाग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंडेस्टाग कहते हैं। और ईरान है, इस ईरान में क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। ईरान में मजलिस कहते हैं और जर्मनी में बुंडेस्टाग कहते हैं। भारत में आधुनिक रूप में लोकतंत्र एवं आपकी संसद के रूप में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना ब्रिटिश शासन की देन है। भारत में जो आधुनिक रूप में लोकतंत्र और संसद के जो रूप हैं, इसमें प्रतिनिधि संस्थाओं की जो स्थापना है, ये ब्रिटिश शासन की देन है। किस शासन की? ब्रिटिश शासन की देन है। हालांकि प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतांत्रिक स्वशासी आपकी संस्थाएं भारत में ऋग्वेद काल से ही विद्यमान रही हैं। ऋग्वेद में सभा और समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख है। हमारे क्या ऋग्वेद में सभा और समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख है। समिति आधुनिक लोकसभा के सदस्य हैं और आपके सभा विशिष्ट लोगों का संगठन थी, जिसका स्वरूप आजकल की आपके राज्यसभा से मिलता जुलता है। तो ज़रा ज़्यादा इतना ही मत, ब्रिटिश हमारे पास ऋग्वेद था, उस ऋग्वेद से ख्याल से आपके प्रमुख रूप से हमारे क्या हैं? समिति और सभा दो प्रमुख रूप से क्या होती थी? दो संस्थाएं होती थी। और जो समिति है वो वर्तमान लोकसभा के समान है और जो सभा थी वो आज के वर्तमान में राज्यसभा के समान है। भारत सरकार का अधिनियम आता है 1919, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और आपके मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक आपके सदनीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। केंद्रीय स्तर पर क्या किया गया? एक सदनीय विधान परिषद के स्थान पर क्या? द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया, जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरा विधानसभा। विधानसभा किसके समकालीन समकक्ष? आपके लोकसभा की। प्रत्येक सदन अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे। प्रत्येक सदन में आपके अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे। भारतीय संविधान की अब हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, 151 के दूसरे अध्याय, इनके कौन से? दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 79 से 122 में क्या है? संसद का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संसद का। भाग 5 जो 52 से लेकर 151 तक है। भाग 5 52 से लेकर 100 कितने भाई? 151, 52 से लेकर 151। उसके अध्याय 2 यानी कि आपके 79 अनुच्छेद से 122, 79 से 122, 79 से 122 में किसका उल्लेख? आपके संसद का उल्लेख। इतना पता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम बढ़ेंगे ये चीज पे। संविधान में 79 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी। आपसे पूछे कि भारतीय किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है भारतीय संघ की एक संसद होगी, तो आपसे पूछे तो उसका जवाब आपके कह देना 79। आगे बढ़। अच्छा, इसका निर्माण किस किस से होगा? तो आप कहने कि निर्माण होगा आपकी संसद होगी 79 के अंतर्गत। और इस संसद का आपके निर्माण 3 भागों से मिलकर होगा। एक है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। चल अब आगे बढ़, हवा आने दे। चल आगे बढ़, अब हवा आने दे। अरे ऐसी बात है क्या? बिल्कुल। अर्थात हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में एक राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरे को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। हालांकि क्या वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं, क्योंकि ये क्या है आपके संसदीय व्यवस्थापिका में एक अभिन्न अंग माना गया है राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति दोनों ही सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नक्को नहीं होता।
अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपने जो संसद है, इस संसद की सदन, कौन सा सदन? राज्यसभा। इस राज्यसभा के बारे में देखना प्रारंभ करते हैं। संसद का गठन देखते हैं। सबसे पहले संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत गठित राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन, राज्यों के सदन के नाम से भी जाना जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित है? देखिएगा, 79 में संसद और 80 में क्या है भाई? राज्यसभा है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत गठित राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। कौन सा सदन कहते हैं भाई साहब? उच्च सदन कहते हैं। और ये एक स्थायी सदन है, यानी कि इसको भंग किया नहीं जा सकता। साथ ही में राज्यों के सदन का नाम से भी जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? गठन में तो ये चीजें देखते हैं ना, अधिकतम संख्या हो सकती है 250। वर्तमान में है कितनी? 245। देखिएगा, 250 है। 80(1) में आपके अधिकतम संख्या की बात करता है, कहता है कि 250 हो सकती हैं। कहता है कि 250 हो सकती हैं, बिल्कुल। इसमें भी आपके अलग अलग कैटेगरी 238 क्या हो सकती हैं? 238 आपकी निर्वाचित हो सकती है और 12 क्या होगी? मनोनीत। मनोनीत का काम कौन करेगा? मनोनयन का काम करेगा आपके राष्ट्रपति। बारह सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, अधिकतम 238 सदस्य राज्यों और या केंद्र शासित प्रदेशों से क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान की अगर आप बात कर ही दे तो वर्तमान में कितने? 245 है। 245 में से 12 सदस्य तो मनोनीत हैं, लेकिन 233 सदस्य क्या है? निर्वाचित हैं। राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ? राज्यसभा का गठन पहली बार आपके 13 अप्रैल 1952 को पहली बार आपके गठन होता है। किसका? राज्यसभा का। पहली बार राज्यसभा का गठन होता है 13 अप्रैल 1952 को। और उस समय राज्यसभा की कुल समय उस समय क्या है? सदस्य की, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 216 थी। कितनी थी? 216 थी। उस समय राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 216 थी। 12 सदस्य मनोनीत थे और 204 सदस्य क्या थे? आपके निर्वाचित थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हल्के में मत लीजिएगा। इस समय देखिएगा, टोटल कितने? 216 सदस्य टोटल थे। ठीक है, और इनमें से 204 सदस्य क्या? आपके निर्वाचित और आपके 12 सदस्य क्या? मनोनीत। टोटल सदस्य की बात करेगा तो आप 216 कर देना, लेकिन निर्वाचित की बात करें तो निर्वाचित में कितने? 204। तो ये राम कहानी आपको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, तो एक बार फिर से बात ये है कि संविधान की 79 में संसद का गठन होगा, 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन होगा, जो कि उच्च सदन होगा, जिसे स्थायी सदन के नाम से जानेंगे, जिसमें आपके 250 सीटें का निर्धारण किया गया है। 80(1) के अंतर्गत अधिकतम 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करेगा और 238 आपके क्या होंगे? निर्वाचित होंगे केंद्र शासित प्रदेशों और समस्त राज्यों से। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य 245 हैं, 12 सदस्य मनोनीत हैं, 233 सदस्य निर्वाचित हैं। राज्यसभा का गठन पहली बार 13 अप्रैल 1952 को हुआ और जिसमें आपके 216 सदस्य थे, 12 सदस्य मनोनीत थे, 204 सदस्य निर्वाचित थे। ये कहानी अब तक की थी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के आपके सिद्धांत देखें तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत इस प्रकार से रहेंगे। संसद का निम्न सदन आपके लोकसभा और जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? जनता का प्रतिनिधित्व वो करता है आपके निम्न सदन लोकसभा, तथा उच्च सदन राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व है? राज्य को प्रतिनिधित्व करता है। किसी राज्य की जनसंख्या के पहले 50 लाख व्यक्तियों तक आपके राज्यसभा में हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य तथा उसके बाद प्रति 20 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य होगा। पहले तो क्या है?
किसी राज्य की जनसंख्या के पहले 50 लाख व्यक्तियों पर हर 10 लाख व्यक्तियों पर तो होगा एक सदस्य, और उसके बाद कितने होंगे, उसके बाद होंगे आपके प्रति 20 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य। राज्यसभा में राज्यों की सीटें देखें तो राज्यों की सीटें में अनुच्छेद आपके 82 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपके सीटें चौथी आपके अनुसूची के अनुसार निर्धारित की जाएगी। ये 82 कहता है चौथी अनुसूची के अनुसार सीटें आवंटित होगी। अच्छा, बिल्कुल। यूपी में कितने हैं, 31 हैं। महाराष्ट्र में कितनी 19 है। तमिलनाडु में आपके 18 हैं। 16 बिहार पश्चिम बंगाल में है। 12 कर्नाटक में है। 11 आंध्र प्रदेश गुजरात और मध्य प्रदेश में है। 10 आपके उड़ीसा और राजस्थान में। 10 उड़ीसा और राजस्थान में है। ठीक है ना। 9 केरल, 7 पंजाब असम तेलंगाना, 6 झारखंड, 5 हरियाणा और छत्तीसगढ़, 4 जम्मू कश्मीर, 3 हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और दिल्ली, 1 अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय सिक्किम गोवा पुडुचेरी। इनमें क्या क्या है, एक ही है। सर्वाधिक कहाँ पर है, 31 कहाँ पर है, यूपी में। यूपी के बाद कहाँ पर है, यूपी के बाद आपके महाराष्ट्र में है 19, फिर तमिलनाडु में है 18, फिर 16 है बिहार और पश्चिम बंगाल, फिर है आपके 12 कर्नाटक में, फिर है 11 आंध्र प्रदेश गुजरात और आपके एमपी में। एमपी गुजरात 11 उड़ीसा और राजस्थान 10 9 केरल 7 पंजाब असम और तेलंगाना। असम क्या है, 7 है देखिएगा। झारखंड में 6, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 5, जम्मू कश्मीर में 4, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और दिल्ली 5 वाले में कितने 3 ही हैं, और एपी हो गया नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय, यानी कि उधर वाले में से एक, असम को हटा लो 7 है उधर, बाकी सब में 1 है, और गोवा और पुडुचेरी में भी क्या है 1 है। अच्छा, फिर आगे बढ़े राजस्थान में सदस्यों का मनोनयन देखते हैं। राजस्थान में सदस्यों का मनोनयन देखें तो यह प्रावधान आपके आयरलैंड से लिया गया है। राजस्थान नहीं, राज्यसभा में देख रहे हैं। सॉरी, राज्यसभा में क्या मनोनयन देख रहे हैं, तो राज्यसभा में मनोनयन देखें तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। आयरलैंड से ये आपके लिया गया है संविधान में प्रावधान। और देखें अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। 18(3) के आधार पर 18(3) के आधार पर किया जाता है। 18(3) के आधार पर किया जाता है। 18(1) में तो आपकी अधिकतम संख्या का निर्धारण किया गया है। 18(2) में चौथी अनुसूची के अंतर्गत सीटों का आवंटन किया गया है, और 18(3) के अंतर्गत आपकी राष्ट्रपति 83 के अंतर्गत क्या है, 83 के अंतर्गत आपके 4 क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों का राज्यसभा में मनोनयन होता है। कौन कौन से, साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा। साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा कौन कौन से, साहित्य के साथ में विज्ञान के बाद में कला के साथ में कौन सा, कला के साथ में समाज सेवा। अच्छा, बिल्कुल। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन देखते हैं। निर्वाचित आपके संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का निर्धारण करने हेतु विधि बनाने की शक्ति किसके पास होगी, संसद में निहित होगी। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन देखें तो निर्वाचन संबंधी जो समस्त प्रक्रियाएं हैं उनका निर्धारण कौन करेगा, यह निर्धारण करेगा विधि बनाने के माध्यम से। ये शक्ति किसे दी गई है, संसद को। संसद ने इस संबंध में आपके 2 अधिनियम पारित किए हैं। एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और एक 51। ठीक है, 50 और 51। निर्वाचन मंडल के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा के आपके जो हैं उसमें निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो देखिएगा, गौर से देखिएगा। 18 क्यों बोल रहा हूँ, 84 देखिएगा। राज्यसभा में किसी राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य का चयन
निर्वाचन कहाँ से होगा? राज्यसभा के, आपके विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाएगा। जैसे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राजस्थान विधानसभा के 200 विधायक मिलकर करते हैं और 85 के अंतर्गत देखिएगा कौन करेगा? 84 में तो देखिएगा विधानसभा करेगी, ठीक है ना, विधानसभा। और 85 क्या कहता है? 85 यूं कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन उस आपके प्रक्रिया से और उस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जो संसद है विधि बनाकर आपके तय करेगी। संसद विधि बनाएगी, ठीक है ना। वर्तमान में केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, जिनमें से विधानसभाएं स्थापित हैं। अतः आपके इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन है तो आपके संसद ने इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल के रूप में आपके निर्धारित किया है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडुचेरी, ठीक है। निर्वाचन आपके पद्धति देखते हैं। 84 के अनुसार राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल आपके संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा और राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन उस रीति से होगा जैसा संसद विधि के द्वारा आपके निर्धारित करे। संसद ने इस हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को आपके निर्धारित किया है। तो 84 में आपके राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात करता है, 85 में आपके राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश में की प्रतिनिधित्व का निर्वाचन रीति से बात करता है। दोनों रीतियां देखी हमने और ये रीति आपकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वर्तमान में तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तय की गई है। राज्यसभा का निर्वाचन करने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की होगी। देखिएगा, राज्यसभा के निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी किसके पास होगी? भारत के निर्वाचन आयोग के पास होगी। भारत के निर्वाचन आयोग के पास होगी राज्यसभा का निर्वाचन कराने की आपकी जिम्मेदारी। 2003 में राज्यसभा चुनाव के लिए 2 संशोधन किए गए। क्या क्या? कि प्रत्याशी जिस राज्य से निर्वाचित होना चाहता है उसका मूल निवासी होने की शर्त हटा दी गई। कब? 2003 में आपके मूल निवासी होने की शर्त हटा दी गई। और गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर क्या किया गया? खुली मतदान प्रणाली का अपनाया गया। तो वर्तमान में 2003 के बाद अपने राज्यसभा के चुनाव के लिए एक तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो खड़ा हो उसी राज्य का हो। दूसरी बात, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये नहीं होगा कि गुप्त मतदान प्रणाली से वोटिंग हो, अब होगी खुली मतदान प्रणाली, यानी कि आप किसको वोट डाल रहे हैं पता चलेगा। राज्यसभा की अवधि देखें तो राज्यसभा एक स्थायी आपके सदन है, कभी भंग नहीं होता है। क्या है? ये एक आपकी स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होता है। मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की गई थी, इसे आपके संसद पर छोड़ दिया गया था। मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि थी, यह निर्धारित नहीं की गई थी। यह जरूरी बात है कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि थी, यह निर्धारित नहीं की गई थी मूल संविधान में। संसद ने जनप्रतिनिधित्व आपके जो अधिनियम आया 1951, उसके द्वारा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तय किया। तो संसद ने जनप्रतिनिधित्व आपके अधिनियम लाया 1951, उसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तय किया गया और राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा के लिए पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में क्या है? राज्यसभा के सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकते हैं और आपके कार्यकाल निर्धारित किया गया 1951 में कितने? 6 वर्ष। मूल संविधान में कोई कार्यकाल आपके निश्चित नहीं किया गया, संसद में ये चीज आपको छोड़ दी गई। अच्छा, फिर इसके 1/3 जो सदस्य हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर आपके नए सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं। और ये आपके किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 83 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 83 के अंतर्गत। राज्यसभा के सदस्य सभापति को संबोधित त्याग पत्र से इस अवधि से पूर्व भी आपके त्याग पत्र दे सकता है। राज्यसभा के सदस्य ये किसको आपके त्याग पत्र देंगे? सभापति को देंगे। किसको देंगे? सभापति को देंगे। किसी सदस्य के स्थान रिक्त होने की दशा में रिक्ति की तिथि से 6 माह की अवधि में नए सदस्य का निर्वाचन होना क्या है? आवश्यक है। खाली हुआ, चाहे मरा, चाहे आपके त्याग पत्र दिया, चाहे कुछ पागल हुआ, राम जाने क्या हुआ, लेकिन फिर क्या 6 महीने के भीतर क्या है? नए सदस्य का निर्वाचन होना आवश्यक है।
इस प्रकार से चुना गया नवनिर्वाचित सदस्य शेष कार्यकाल के लिए आपके पद ग्रहण करता है। इस प्रकार से चुना गया नवनिर्वाचित आपके सदस्य होगा, शेष कार्यकाल के लिए आपके क्या है, पद ग्रहण करेगा, शेष कार्यकाल के लिए, ठीक है ना, शेष कार्यकाल के लिए, ताकि वो क्या है, आपके थर्ड वाला सिस्टम खराब ना हो, 1/3 वाला सिस्टम खराब ना हो। राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे तो सुनिएगा। राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं जो आपके सभापति और उपसभापति के नाम से जाने जाते हैं। सभापति और उपसभापति के नाम से जाने जाते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होगा, देखिएगा। राज्यसभा के सभापति के बारे में अनुच्छेद आपके 64 में भी बात कही गई है और आपके 89 में भी कही गई है। तो आप ये कहेंगे कि भाई साहब पागल हो क्या, हम तो आपके उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे, तब आपके ये 63, 60 आपके 4 ये सारे अनुच्छेद पढ़ रहे थे और आप यहाँ पर पुंगी बजा रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। हालांकि क्या कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपके इस सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और 64 और 89 के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 64 तो याद है और 89 भी याद रखना। उपराष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहता है जब तक वह राज्यसभा का सभापतित्व करता है। उपराष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहता है तब तक वह क्या है, राज्यसभा का सभापतित्व करता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से सभापति का चुनाव करते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य एकल मत प्रणाली से सभापति का चुनाव करते हैं। संसद की क्या, दोनों सदनों के सभी सदस्य एकल आपके संक्रमणीय मत प्रणाली से सभापति का चयन करते हैं। सभापति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कितना, 5 साल होता है। सभापति राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र से अपना पद पहले ही छोड़ सकता है। क्यों वो राष्ट्रपति को देता, भाई राष्ट्रपति को इसलिए देता है क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है, क्योंकि वो क्या है, उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी वो शपथ किसके सामने लेता है, तो वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेता है। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो क्या लेता है, किसके सामने, तो आपके वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने लेता है। सभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। सभापति है, इस सभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल कहां पर आपके लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। यदि इस प्रस्ताव को राज्यसभा अपनी तत्कालीन कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत से पारित कर दे, तत्पश्चात लोकसभा भी इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से आपके पारित कर दे, तो आपके क्या सभापति पदमुक्त हो जाएगा। पूर्ण बहुमत से अगर पारित कर दे, तत्पश्चात क्या लोकसभा में इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से अगर पास कर दिया जाता है तो सभापति का पद खाली। सभापति के कार्य क्या क्या होंगे देखते हैं। सभापति सदन की अध्यक्षता करता है, ऑब्वियसली बात है, सदन की आपकी अध्यक्षता करेगा, अनुशासन बनाए रखेगा, नियमों की व्याख्या करेगा, गणपूर्ति सुनिश्चित करेगा, सदन स्थगित करेगा, सदस्यों के दल बदल संबंधी आपकी अयोग्यता का विवादों का निर्णय करेगा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति तथा पद रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति पद निर्वहन करता है। ये काम एक नया है, ये काम उपराष्ट्रपति वाला काम है कि वो राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हैं तो वो पद रिक्त की दशा में क्या करेगा, राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेगा। जिस अवधि में आपके सभापति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस समय क्या है, उस अवधि में वह राज्यसभा का आपके सभापतित्व नहीं करेगा। ये 64 में कहा गया है भाई, 64 में क्लियर कहा गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन जब वो राष्ट्रपति का आपके दायित्व निर्वहन कर रहा है उस समय नहीं होगा। राज्यसभा का उपसभापति देखेगा। अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को क्या करेंगे, उपसभापति के रूप में चुनेंगे। अपने में से क्या, उपराष्ट्रपति नहीं, उपसभापति को चुनेंगे 89 के अनुसार। किसके अनुसार, 89 के अनुसार। उपसभापति के कार्य देखें तो अनुच्छेद 91 में क्या है, उपसभापति के कार्य निर्धारित किए गए हैं। सभापति की अनुपस्थिति अथवा पद रिक्ति के दशा में उपसभापति सदन की अध्यक्षता करता है। सदन की अध्यक्षता कौन करता है, जब सभापति क्या है, अनुपस्थित है, उपसभापति करता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति की दशा में क्या होगा, तो देखिएगा, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित हैं
तो ऐसा व्यक्ति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है जो राज्यसभा के नियम प्रक्रिया के द्वारा अवधारित किया गया हो। नियम प्रक्रिया के द्वारा, राज्यसभा के नियम प्रक्रिया के द्वारा क्या है अवधारित किया गया, वो व्यक्ति आपकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा और लोकसभा, यदि ऐसा व्यक्ति भी आपकी उपस्थित नहीं है जो राज्यसभा के द्वारा निर्धारित व्यक्ति सभापति के रूप में कार्य करता है, यदि ऐसा व्यक्ति भी अगर उपस्थित नहीं हो तो राज्यसभा के द्वारा निर्धारित व्यक्ति है, राज्यसभा के द्वारा निर्धारित व्यक्ति है, वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। 91 कहता है, कौन कहता है, 91 कहता है। उपसभापति की कार्य वाली बात में ही आपके 91 में ये बात कही हुई है। राज्यसभा की नियमावली के तहत राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के आपके उपसभापतियों की सूची बनाता है। राज्यसभा की नियमावली के तहत आपके राज्यसभा का जो सभापति होता है, ये सभापति राज्यसभा में उपसभापतियों की क्या बनाता है, आपकी सूची बनाता है, और इन उपसभापतियों का नामांकन सभापति करता है। राज्यसभा में उपसभापतियों की सूची में उपसभापतियों की संख्या निर्धारित नहीं है, उपसभापतियों की निर्धारित संख्या नहीं है। वर्तमान में राज्यसभा में उपसभापतियों की सूची में 6 आपके उपसभापति हैं, उनका आपके नामांकित किया गया है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों ही अनुपस्थिति की दशा में राज्यसभा का सभापति द्वारा आपकी राज्यसभा में उपसभापतियों की सूची में नामांकित व्यक्ति क्रमिक रूप से आपकी क्या है, सदन की अध्यक्षता करते हैं। तो दोनों ही उपस्थित नहीं होते तो एक लिस्ट बनी होती है, और वर्तमान में अपने 6 नामित किए जाते हैं, और 6 नामों में से आपके क्रमिक रूप से क्या बनते हैं, वो आपके अध्यक्षता करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, शॉर्ट एंड शॉर्ट। और इसका आपके सभापति है, उसके द्वारा आपकी ये लिस्ट तैयार की जाती है। इन सभी उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में सदन द्वारा उस बैठक की अध्यक्षता हेतु निर्वाचित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है। इन सभी आपके जो उपाध्यक्षों को की भी अगर अनुपस्थिति हो जाए तो आपके सदन के द्वारा जो उस बैठक की अध्यक्षता हेतु क्या निर्वाचित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि दोनों ही आपके उपस्थित नहीं है, सभी उपस्थित नहीं है, तो उस टाइम आपकी क्या होगा, सदन के द्वारा आपके तय होगा, बैठक में आपके निर्वाचित होगा, वो व्यक्ति कर लेगा। राज्यसभा की अनन्य शक्तियां, राज्यसभा की हम अनन्य अब जो शक्तियां हैं वो शक्तियां देखते हैं। तो देखिएगा क्या चीज, बात ये है कि अनुच्छेद 249 है, अनुच्छेद 249 है या 249 कह दीजिएगा। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर 1 वर्ष तक आपको विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त होती है। 2/3 है ना, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से अगर राज्य सूची के किसी भी अगर विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर क्या है, 1 वर्ष तक विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को यह शक्ति दे रखी है कि 2/3 अगर बहुमत से राज्य सूची का कोई विषय, राज्य सूची का विषय अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर 1 वर्ष तक विधि बनाने की शक्ति किसके पास होगी, आपकी किसके पास होगी, हाँ संसद के पास होगी। किसके पास, संसद के पास। ये 249 कहता है, क्लियर याद रखना, 249 ये बात कहता है। फिर 312 आता है, राज्यसभा में राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद के द्वारा इस आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन किया जा सकता है। ये अनन्य शक्तियां हैं राज्यसभा की। 312 के अंतर्गत अगर जो आपकी नई अखिल भारतीय सेवा है उसकी आवश्यकता महसूस करे राष्ट्रीय हित के लिए, तो क्या है, संसद के द्वारा इस आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, इसका प्रस्ताव पहले कहाँ, राज्यसभा में लाया जाएगा। किसी आपातकाल को अनुमोदित करने से पूर्व ही लोकसभा को भंग होने की दशा में केवल राज्यसभा के द्वारा इसे अनुमोदित कर दिए जाने पर यह आपातकाल आपके अनुच्छेद 352, 56 और 360 आगामी अवधि तक आपके बढ़ जाता है। अगर क्या है, लोकसभा आपके चल नहीं रही है, भंग हो रखी है, तो उस दशा में राज्यसभा को यह अथॉरिटी दे रखी है कि आप आपके आपातकाल को आगामी अवधि तक बढ़ा सकते हैं। तो ये बात थी राज्यसभा की बातें हमने देखी।
अब हम देखें आगे बढ़कर लोकसभा की बात करते हैं। कौन सी सभा? लोकसभा। तो देखिएगा, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन, प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन है। प्रथम सदन है अपना, द्वितीय सदन नहीं है, प्रथम सदन है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, निम्न सदन वगैरह याद रह जाता है। आपके प्रथम सदन कौन सा? लोकसभा है। और इसका गठन 81 के अंतर्गत है। 79 के अंतर्गत संसद, 80 के अंतर्गत राज्यसभा और 81 के अंतर्गत आपके कौन सा? लोकसभा का गठन किया गया है 81 के अंतर्गत। 81(1) के अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा में राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य होंगे। और अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय आपके समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह लोकसभा में आपके उस समुदाय के 2 सदस्य और नाम निर्दिष्ट कर सकेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 81 और 331 में सम्मिलित लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। देखिएगा, अनुच्छेद 81(1) के अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा में राज्यों की अधिकतम क्या है? राज्यों से क्या अधिकतम 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने? 20 सदस्य। अच्छा, और 331 है। इस 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राय में अपने लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्य आपकी क्या किए जा सकते हैं? नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। इस प्रकार 81 और 331 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। 552 हो सकती है। लेकिन जो आपके 104वां संविधान संशोधन आया 2019, उसके द्वारा आपके लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय जो समुदाय से 2 सीटों का मनोनयन होता था, इस प्रावधान को 2030 तक आपकी क्या कर दिया? निष्प्रभावी कर दिया। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? निश्चित की गई थी, तो 500 निश्चित की गई थी। कितनी? मूल संविधान में 500 ही निश्चित की गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आता है और इसके द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 525 निर्धारित कर दी गई, और जिनमें से आपके 500 सदस्य राज्यों के लिए और 25 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित किए गए। वर्तमान स्थिति हमने देखी, लेकिन हमने देखा मूल संविधान में कितने सदस्य थे? निश्चित किए हुए 500 ही थे। लेकिन 7वां संविधान संशोधन आता है 1956 में, और ये करता है 525 निर्धारित, और 525 में से 525 निर्धारित करता है, और उस 525 में से आपके 25 सदस्य करता है केंद्र शासित प्रदेश के लिए, 25 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेश के लिए, और 500 सदस्य किसके लिए? राज्य के लिए। ये किसके अनुसार? 7वें संविधान संशोधन के अनुसार 1956 में आता है, उसके अनुसार। उसके बाद भी हलचल होगी, बिल्कुल होगी। फिर आता है 31वां संविधान संशोधन 1973। फिर क्या आता है? 31वां संविधान संशोधन आता है। 31वां संविधान संशोधन 1973 आता है, और ये क्या कहता है? ये आपने कहता है लोकसभा की सीटें बढ़ाकर कितने कर दी गई? 245 कर दी गई। कितनी की गई? 245 कर दी गई। अच्छा, 245 कर दी, जिनमें से 225 सीटें 545 कर दी गई। राज्यसभा याद आ गई ना? 545 कर दी गई, जिनमें से क्या है? जिनमें से 525 सीटें राज्यों से, और आपकी 20 सीटें किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेश से। 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से। किसमें? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के माध्यम से। गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 550 का तय कर दी गई, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्र से और निर्धारित किए गए। जो गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम आता है, कब आता है? 1987 में आता है। आखिर रूप से ये कब निर्धारित हुई? आपके जो गोवा, दमन, दीव जो शासन अधिनियम आता है, कब आता है? ये आता है आपके प्रमुख रूप से 1987 में आता है, और ये निर्धारित करता है कितनी सीटें? ये निर्धारित करता है 550 सीटें, और 550 में से कितनी निर्धारित करता है किसके लिए? ये आपके 530 सदस्य तो निर्धारित करता है राज्यों से, और 20 आपके निर्धारित करता है किससे? 20 निर्धारित करता है आपके केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल सदस्य 543 हैं। ये आपके संख्या
1951 की जनगणना के आधार पर है। वर्तमान में ये आपकी क्या है, कितनी है, 543, क्योंकि अधिकतम की बात करता है 550, बाकी तो वो जनसंख्या का आधार तो रहेगा 1971 के आधार पर है। और 543 ही वर्तमान में कितनी है सीटें, वर्तमान में 543 ही है, 543 है वर्तमान में, कितनी, 543 है, याद रहेगा। राज्यसभा में कितनी है, 238, बिल्कुल ठीक है। 12 मनोनीत है राज्यसभा में, 12 है, कितनी है, सही है ना। चलिए अब देखो, अब ये बात है, ये कमरा डायग्राम ही है, वैसे तो हमने पढ़ लिया है, इसके क्या देखें अब। लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य आपने हो सकते हैं 550 और 250, ठीक है ना। वर्तमान सदस्य है 543 और 543 और 245। राज्यसभा में वर्तमान में कितनी है, 245, ठीक है। मैं 238 का नहीं, 238 नहीं, 233 तो आपके निर्वाचित है और 12 मनोनीत है, 245 हो गई, टोटल 250 हो सकती हैं, ठीक है। एक बार आपको डायग्राम बना के पूरा एकदम क्लियर कर देते हैं, पूरा क्लियर ऐसे करते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं संसद की, कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये संसद, और इस संसद के दो आपके सदन हो गए, एक है लोकसभा, ठीक है, एक है राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा की बात सबसे पहले करते हैं, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान और अधिकतम, अधिकतम कंफ्यूजन हो रहा है, ये क्लियर ही करते हैं अभी, इसे अधिकतम और वर्तमान। तो देखिएगा, अधिकतम है राज्यों से कितने हो सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं, वहीं वर्तमान में राज्यों से कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं, यही है। और अधिकतम में और इसमें न्यूनतम में यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं भाई अलग है, यहाँ पर मनोनीत देखते हैं और आपके निर्वाचित देखते हैं, ये बात थी ना, बिल्कुल यही बात है, मनोनीत वर्तमान और निर्वाचित। ओके, अब देखते हैं अपने, तो यहाँ पर देखो राज्य की बात करते हैं लोकसभा में, अधिकतम, सबसे पहले हम अधिकतम की बात करते हैं, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या हो सकती है 550, 550 हो सकती हैं। वर्तमान सदस्य कितने हैं, वर्तमान में आपके सदस्य कितने हैं, 543, 543 कितने हो सकते हैं, 550 अधिकतम हो सकते हैं, वर्तमान में 543 है। अब 550 में से राज्यों से कितने हैं, राज्यों से होंगे आपके 530 और केंद्र शासित प्रदेश से कितने होंगे, केंद्र शासित प्रदेश से होंगे 20। समझ में आई ना बात, ओके। फिर देखो वर्तमान में 543 में से राज्यों से कितने हैं, 524 और केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं, 543 में से आपके 524 इकट्ठा होगी तो कितने बचेंगे, 19। ये क्लियर हुआ ना, अब क्लियर हुआ जी, अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ। तो ये देखो यहाँ पर मनोनयन देखते हैं। अब देखो राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, अधिकतम 250 हो सकते हैं और वर्तमान में कितने हैं, 245 है वर्तमान में। ये देखो 238 नहीं है, 245 है, मैंने अभी कह दिया था जस्ट फॉर द, हाँ। अब देखो 250 में से मनोनीत हो सकते हैं 12 और वर्तमान में भी मनोनीत कितने हैं, 12। फिर निर्वाचित कितने हो सकते हैं, 238, ये बड़ा आंकड़ा कह दिया था अपन को, ठीक है ना। और निर्वाचित कितने हैं, तो निर्वाचित वर्तमान में 233 है, 238 आपके निर्वाचित हो सकते हैं, 12 आपके मनोनीत हो सकते हैं, वर्तमान में 12 मनोनीत हैं और 233 आपकी क्या निर्वाचित हैं। टोटल वर्तमान में 245 सदस्य आपके राज्यसभा में हैं। ये आपके समीकरण रहने वाला है। अब आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो सीटों का आवंटन देखते हैं आपके अनुच्छेद 81 के अनुसार।
सीटों का आवंटन अनुच्छेद किसमें? 81 में। 81(2) आपके 81(2) है, इसमें लोकसभा में सीटों का आवंटन उल्लेख है। लोकसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है आपके 81(2) के अंतर्गत। लोकसभा में सीटों का आवंटन है तो आपके अनुच्छेद 81(2) में तहत दो प्रावधानों का उल्लेख है। आपके पहला सिद्धांत देखते हैं 81(2) का देखते हैं। प्रत्येक राज्य को लोकसभा में सीटों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि सीटों की आपकी संख्या उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्य के लिए यथासाध्य एक ही हो। पहला सिद्धांत ये होगा 81(2) का के अनुसार कि भाई साहब प्रत्येक राज्य को लोकसभा में सीटों का आवंटन ऐसी रीति से होगा कि सीटों की संख्या से अपने उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक जैसा होना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत लोकसभा में राज्यों की सीटों का निर्धारण किया गया और इस हेतु प्रत्येक राज्य की जनसंख्या को आधार बनाया गया। यह निर्धारित किया गया कि समान जनसंख्या वाले राज्यों की आपके लोकसभा में सीटें समान और असमान जनसंख्या वाले राज्यों की लोकसभा में सीटें अनुपात में आपके असमान हो। इस सिद्धांत के आधार पर कम जनसंख्या वाले राज्यों और संघ आपके राज्य क्षेत्रों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व न मिलने का खतरा था, क्योंकि कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या इतनी कम थी कि इस सिद्धांत के आधार पर उन्हें सीटों का आवंटन संभव ही नहीं था। तो ये तो बड़ी भारी समस्या थी। कुछ के तो बहुत ज़्यादा आपके हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो जाएगा, तो उनकी बात कौन सुनेगा। फिर अंततः आपके संविधान में संशोधन आता है, वो 31वां संविधान संशोधन 1973 आता है। 31वां संविधान संशोधन 1973 आता है और इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जिस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या 60 लाख से कम होगी वहाँ ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। जिस राज्य की अथवा संघ राज्य क्षेत्र की क्या है जनसंख्या 60 लाख से कम होगी, यह सिद्धांत लागू नहीं होगा उधर। दूसरा सिद्धांत आपके आता है और दूसरा सिद्धांत 81(2) ख के अंतर्गत आता है। 81(2) ख के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसका आवंटित सीटों की संख्या के आपके अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। यह सिद्धांत किसी एक ही राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन हेतु आपके निर्धारित किया गया था। यह किसी एक ही राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन हेतु आपके निर्धारित किया गया था। प्रत्येक राज्य को आपके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाए कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसके आवंटित सीटों की संख्या के अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य क्या एक जैसा हो। अपने अब राज्य के अधीन की बात कर रहा है, ठीक है ना। लोकसभा में प्रथम 2 आम चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्र एक आपके सदस्य ही नहीं थे। लोकसभा के जो प्रथम 2 आम चुनाव हुए वहाँ पर सभी निर्वाचन थे क्षेत्र एक सदस्य नहीं थे, बल्कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों से एक सदस्य थे और कुछ निर्वाचन क्षेत्र से 2 सदस्य थे। तो कुछ क्या आए, 2 सदस्य आए। उस समय इस सिद्धांत का तात्पर्य था कि किसी राज्य के किसी द्विसदनीय निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या किसी एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या से दोगुनी होनी चाहिए थी। इसलिए क्या कहते थे, वहां से अपना क्षेत्र था उस क्षेत्र से 2 आपके निर्वाचित होते थे। जनसंख्या किसी एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या से क्या होनी चाहिए थी, उसमें दुगनी होनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान में लोकसभा में सभी निर्वाचन क्षेत्र हैं एक सदस्य निर्वाचित क्षेत्र है। अब इस सिद्धांत का सीधा अर्थ यह है कि किसी राज्य के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या समान होनी चाहिए। किसी राज्य के जो समस्त अपने निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी जनसंख्या समान होनी चाहिए। सभी एक जनसंख्या पर आपके प्रतिनिधित्व करने चाहिए उस राज्य के अंतर्गत भी। ये 81 आपके 2 ख के अंतर्गत बात कही गई है। आधार जनसंख्या के बारे में बात करें, 81(3) के अनुसार अनुच्छेद में दिए गए जनसंख्या शब्द का अर्थ नवीनतम जनगणना के आपके प्रकाशित आंकड़े से है। 81(3) के अनुसार क्या है, अनुच्छेद में दिए गए जनसंख्या शब्द का अर्थ आपके नवीनतम जनगणना प्रकाशित आंकड़े हैं। इस बिंदु के आधार पर प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों की लोकसभा में सीटें तथा आपके प्रत्येक राज्य में समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना आवश्यक था। इस बिंदु के आधार पर क्या था कि प्रत्येक जनगणना के बाद जैसे ही जनगणना हुई उसके बाद राज्यों की लोकसभा में सीटें तथा प्रत्येक राज्य में समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र है उसका सीमांकन यानी कि परिसीमन होना चाहिए और लोकसभा की सीटें वो भी बढ़नी चाहिए। दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए थी। एक लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए थी और एक क्या सीमांकन होना चाहिए यानी कि आपके जो परिसीमन का काम होता है वो होना चाहिए था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अपने 1976 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) में संशोधन करते हुए लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन तथा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन करते हुए 2000 ईस्वी के बाद होने वाली जनगणना तक
1971 ईस्वी की जनगणना को निर्धारित कर दिया गया। देखिएगा 42वां संविधान संशोधन आया 1976 और ये आपकी अनुच्छेद 81(3) है। ये 81(3) में संशोधन करते हुए क्या लोकसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) में संशोधन करते हुए लोकसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने हेतु राज्यों की सीटें, ये सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र का जो परिसीमन है करने हेतु 2000 ईस्वी के बाद वाली जनगणना तक आपने क्या 1971 की जनगणना को निर्धारित किया गया। और इसका अर्थ है कि 2000 ईस्वी तक न तो लोकसभा में राज्यों की सीटें बढ़ाई जाएगी और न ही किसी राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जा सकेगा। तीसरा परिसीमन आयोग द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन किया जा चुका था। 1971 की जनगणना के आधार पर अपने तीसरे जो परिसीमन आयोग था उसके द्वारा परिसीमन किया जा चुका था। 84वें संविधान संशोधन आता है 2001 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) में फिर से संशोधन किया जाता है और ये प्रावधान किया जाता है कि अनुच्छेद 81(2) के लिए 2026 तक 2026 तक 1971 की जनगणना 1971 की क्या है जनगणना को ही आधार बनाया गया। जो लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई थी उसको आपकी 81(2) के अंतर्गत अभी तक 1971 को ही जनगणना का अपने आधार माना गया था 2026 तक। और लोकसभा में राज्यों की सीटें अब तक 2026 ईस्वी तक बाद होने वाले जनगणना के तक नहीं बढ़ाई जा सकेगी। राज्यों की जो लोकसभा में राज्यों की सीटें हैं ये 2026 तक यहाँ बढ़ाई नहीं जा सकेगी। फिर आपके 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा आपकी अनुच्छेद 81(3) में संशोधन कर प्रावधान भी आपके किया गया कि अनुच्छेद 81(2) है, ये 81(2) है यानी कि परिसीमन की बात है। ये आपके 1971 ईस्वी की 1991 की आप जनगणना के आधार पर माना जाएगा। इसका अर्थ है विभिन्न राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 1991 ईस्वी की जनगणना के आधार पर ही किया जा सकेगा। ये आपके 84वें संविधान संशोधन 2001 में बात कही गई और 81(2) के अंतर्गत, क्योंकि 81(2) आपकी बात करता है लोकसभा की सीटों के बारे में और ख आपकी बात करता है किसके बारे में, परिसीमन के बारे में। जो 1991 में तय की गई आपकी किसके आधार पर, ये तय की गई आपके 84वें संविधान संशोधन 2001 के आधार पर। फिर आता है 87वां संविधान संशोधन, ये आता है 2003 में। 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 81(2) के लिए अपने 1991 ईस्वी की जनगणना के आधार पर स्थान पर क्या किया गया 2001 की जनगणना को निर्धारित किया गया। संक्षेप में अब तक 2026 के बाद होने वाली जनगणना तक लोकसभा की राज्यों की सीटें आवंटन हेतु 1971 की आपकी जनगणना को आधार बनाया गया, लेकिन राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र पर आपके परिसीमन के 2001 जनगणना के आधार पर ही आपके किया जा सकता है। ठीक है ना, परिसीमन होगा 2001 के आधार पर और सीटें आवंटित होगी 1971 की जनगणना के आधार पर। ये बात क्लियर एंड कट हुई नहीं हुई, बिल्कुल होगी। अब अनुच्छेद 82 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 82 निर्वाचन क्षेत्रों का आपकी सीमांकन परिसीमन कहलाता है। निर्वाचन क्षेत्र है, इन क्षेत्रों का आपके जो सीमांकन है ये परिसीमन कहलाता है। हम बात कर रहे हैं परिसीमन की। परिसीमन होता क्या है, इसकी बात परिसीमन की करी तो परिसीमन आपकी क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का है। ये निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना ही क्या कहलाता है, परिसीमन कहलाता है। और ये अनुच्छेद 82 में बात की गई। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में राज्यों की सीटों को आवंटन तथा प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन हेतु ये प्रावधान किया गया है कि पुनः समायोजन ऐसे आपके प्राधिकारी अथॉरिटी द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जो संसद द्वारा आपके संसद विधि द्वारा अवधारित करे। तो देखिएगा अनुच्छेद 82 है, इस 82 में आपके प्रत्येक जनगणना के पश्चात जैसे ही जनगणना हुई उसके पश्चात लोकसभा में राज्यों की सीटों के अपने आवंटन और जो प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्र हैं सीमांकन है तो ये प्रावधान किया गया कि आपकी क्या करें, ये आपके पुनः समायोजन ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा आपके निर्धारित करे। इस उपबंध के अनुपालना में संसद ने अब तक 4 परिसीमन अधिनियम आपके पारित किए और आधार पर 4 परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। पहला आपके प्रथम 1952 में, ठीक है, परिसीमन अधिनियम और गठित आयोग, ठीक है। दूसरा 1962 में
परिसीमन अधिनियम आता है 1962 में और गठित होता है 1963 में। तीसरा आता है 1972 में अधिनियम और गठित होता है अधिनियम 1973 में। चौथा 2002 में आता है और 2002 में गठित हो जाता है। तो पहला और दूसरा तो सेम में ही होता है 52 में, और दूसरे में 62 में आता है अधिनियम और आपके 63 में गठित होता है। तीसरा 72 में आता है और 73 में गठित होता है। तो ये बातें आपके निकल के आती है। अब हम लोकसभा में राज्यों की सीटें देखते हैं कि प्रत्येक राज्य की लोकसभा में कितनी कितनी सीटें आपके वर्तमान में है। तो सर्वाधिक अगर हम बात करें, सर्वाधिक आपकी 80 सीटें लोकसभा में उत्तर प्रदेश से हैं। कितनी हैं? 80 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। और महाराष्ट्र की कितनी है? 48 हैं। महाराष्ट्र की कितनी? 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल से कितनी हैं? 42 सीटें हैं। कितनी है? 42 सीटें हैं। बिहार से कितनी है? बिहार से आपके 40 सीटें हैं। बिहार से कितने हैं? 40 हैं। तमिलनाडु से कितने हैं? तमिलनाडु से आपके 39 है। मध्य प्रदेश से कितनी है? 29 है। 28 सीटें हैं कर्नाटक से, गुजरात से हैं 26, और राजस्थान से कितनी है? 25, और आंध्र प्रदेश से है कितनी है? आपके 25। आंध्र प्रदेश और राजस्थान से कितनी कितनी? 25-25। उड़ीसा से कितनी भाई? 21 है, और केरल से कितनी है? 20 है। उड़ीसा से 21 और केरल से 20 है। तेलंगाना से 17 है, असम से कितनी है? 14 है। झारखंड से 14 है, पंजाब से कितनी है? 13 है। छत्तीसगढ़ से 11, हरियाणा से 10, दिल्ली से 7 है, जम्मू कश्मीर से 5, उत्तराखंड से 5, और हिमाचल प्रदेश से 4, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा, दादर नगर हवेली, इन सारों से कितनी है? आपके 2 हैं। वहीं आपके नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, लद्दाख, अब चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार से कितनी कितनी है? 1-1 सीटें हैं। तो ये आपके आवंटन रहने वाला है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से 80 हैं, महाराष्ट्र से 48, पश्चिम बंगाल से 42, बिहार से 40, तमिलनाडु से 39, मध्य प्रदेश से 29। मध्य प्रदेश से कितनी? मध्य प्रदेश से आपके 29, कर्नाटक से 28, गुजरात से 26, गुजरात से 26, कर्नाटक से 28, राजस्थान से 25, आंध्र प्रदेश से कोलैब करते हुए 35, इसमें भी 25, उड़ीसा से 21, केरल से 20, तेलंगाना से 17, असम से 14 ही आपके झारखंड से हैं, पंजाब से हैं 13, छत्तीसगढ़ से हैं 11, हरियाणा से कितनी है? 10, हरियाणा से कितनी? 10, दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5, उत्तराखंड से 5, हिमाचल प्रदेश से 4। फिर देखिएगा आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये हो गए यहाँ से 2-2 सीटें। फिर देखिए नागालैंड है, मिजोरम है, सिक्किम है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, वहाँ से हो गई आपके 1-1 सीटें। लोकसभा में आरक्षण देखें, लोकसभा में आरक्षण अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। देखो राज्यसभा में कोई आपके आरक्षण नहीं है, लेकिन लोकसभा में आरक्षण दिया गया है, आरक्षण की व्यवस्था है। किसी राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति की आपके जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें आरक्षित होती हैं। अनुच्छेद 334 के तहत मूल संविधान में यह प्रावधान 10 वर्ष हेतु था। 334 के अंतर्गत कितने वर्ष के लिए था? 10 वर्ष के लिए आपके आरक्षण की व्यवस्था थी। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए थी। और तत्पश्चात विभिन्न संविधान संशोधन में इस अवधि को बढ़ाया गया, और उसके बाद विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा इस अवधि को बढ़ाया गया, और 104वें संविधान संशोधन अपने 2019 के द्वारा आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाकर 2030 तक आपके कर दी गई है। 2030 तक कर दी गई है, और अनुसूचित जाति और जनजाति को अपने अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा राज्य की कुल जनसंख्या में। ठीक है ना। वर्तमान में लोकसभा में आरक्षित अपने सीटें देखें तो ये क्लियर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बड़ी अति संभावना है। 84 और आपको 47, ये 2 आंकड़े याद रखना है, 84 और 47। अनुसूचित जाति को है 84 और जनजाति को है 47। 84 और 87, 84 और 87। अनुसूचित जाति सर्वाधिक सीटें आपके उत्तर प्रदेश से 17 सीटें आपके आवंटित हैं। तो टोटल आपको 84 और 47 याद रखना। 84 सीटें कहाँ से? 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की सीटें 17 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक सीटें आपके मध्य प्रदेश से हैं, 6 सीटें। अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें 6 सीटें मध्य प्रदेश से आपके आवंटित हैं और आरक्षित हैं। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए कितने? 4 सीटें। कौन कौन सी? गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है ना। गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और साथ में करौली, धौलपुर। ठीक है।
दो ऊपर वाले दो साइड वाले। कैसे? एक गंगानगर है, एक बीकानेर है, और दो कौन से होगी? करौली, धौलपुर और भरतपुर। ये आपकी क्या है? अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लिए सीटें आवंटित है। और जनजाति के लिए बात करें तो जनजाति में 3 है, ये आपके साउथ में हो जाएगा। और ये कौन कौन से? दौसा हो जाएगा, दौसा के साथ में आपके उदयपुर होगा, उदयपुर के साथ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा होगा। टोटल कितनी सीटें आवंटित हैं आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए? 7 सीटें राजस्थान से आवंटित हैं, 4 आपकी जाति के लिए हैं, 3 आपकी जनजाति के लिए हैं। जनजाति में दौसा है, उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे महिला आरक्षण की। महिला आरक्षण का मुद्दा बड़ा गर्म रहा, ये आपकी बात इसकी करते हैं। अब 106वां संविधान संशोधन आता है अधिनियम 2023 में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आता है और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। कितना प्रदान किया गया? 1/3 आपके आरक्षण प्रदान किया गया 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से। बिल्कुल जी हाँ। प्रावधान क्या थे? प्रावधान ये थे कि अनुच्छेद 239 ए में संशोधन कर दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। 239 ए में संशोधन कर दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 330 ए जोड़कर लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया। 330 ए जोड़कर आपके लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। किसको? महिलाओं को। लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। 330 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण, कुल सीटों पर भी आपके महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया। जितनी आपके आरक्षण उनको दे रखा है, उन आरक्षित सीटों में से 1/3 किसकी होनी चाहिए? जो अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं, उनके लिए 330 में 330 ए में जोड़कर लोकसभा में आपकी महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। 239 ए में संशोधन करके आपके क्या किया जा रहा है? दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। 332 ए में जोड़कर आपके राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आपके आरक्षण का प्रावधान किया गया 232 ए में। और फिर अनुच्छेद 332 में संशोधन कर राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों पर आपके महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 332 में संशोधन करके राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और आपके जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 332 में संशोधन कर राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया। 332 ए में देखा महिलाओं के लिए विधानसभा में, और 332 हमने देखा आपके अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। ऐसे बैकवर्ड चल रहा है। 330 में तो हम अपने सदन में देख रहे हैं, फिर अनुसूचित जाति और जनजाति देख रहे हैं, ठीक है ना। 334 ए है, संशोधन कर महिलाओं के लिए आपने ये आरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद वाली आपकी पहली जनगणना के आधार पर होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। ये बात कह दी कि भाई ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी ना लागू होने की, ये लागू कब होगा? 334 ए संशोधन कर महिलाओं के लिए आरक्षण आपके अधिनियम लागू होने के बाद, आरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद होने वाली जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर जो परिसीमन होगा उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद लागू होगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। ये प्रावधान इन्होंने खुद कर दिया। और फिर खेलो विक्टिम कार्ड। तो ये बात यहाँ तक इस क्लास में हम देखेंगे। अब अगली क्लास में यहाँ से लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी बातें करेंगे। तो इस कक्षा में महज इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।